सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आला अदलिया में तकर्रुरियों और तबादलों के मामले पर सियासी इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस की तादाद बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ उसे अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देती है। इस कशमकश में IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है और चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द के दौरे की टाइमिंग को इम्पॉर्टेंट करार दिया है और ये भी कहा है कि IMF मुआहिदों की पासदारी और गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की जानिब से उनको लिखे गए ख़त और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग पर भी बात की है। क्या IMF का वफ़द दौरा ये मामूल की बात है या इससे बढ़कर कुछ और भी? हुकूमत और अपोजिशन के बीच में चल क्या रहा है, यह आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बैरिस्टर अली जफ़र साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन तीनों से हम इस इशू के ऊपर आज बात करेंगे। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और जिन जिन चीज़ों की वो डिमांड्स कर रहा है या मॉनिटरिंग कर रहा है, इस तमाम प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, ये सब मामूल की ब्रीफिंग है या कुछ हट के है थोड़ा? देखिए, आइडियली तो मुल्कों को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए IMF की और आपके अपने अरेंजमेंट हों, लेकिन जब आपको ये ज़रूरत पड़ती है, और प्रॉबेबली मेरे ख्याल है ये 25th टाइम है कि आप IMF के पास जा रहे हैं, और उनकी जो डिक्टेशंस भी होती हैं वो भी मुल्क की इकानमी के मफादात में होती हैं। सच्ची बात तो यही है कि वो चाहते हैं आप इसको रेगुलराइज़ करें। हमने मसलन एनर्जी की प्राइसेस क्या रखी हुई थी, पेट्रोल की क्या थी, किस तरह आगे चलना पड़ा, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अभी मैक्रो इकनॉमिक आपके इंडिकेटर्स बेटर हुए हैं। IMF का उसमें बड़ा रोल है। तो अगर अभी IMF वाले आके दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जहाँ हम 6-7 अरब डॉलर दे रहे हैं वहाँ सिचुएशन क्या है, तो आई थिंक कि उनका आके इंटरेक्ट करना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इसमें कोई हार्म नहीं है। दिस इज देयर राइट टू डू सो। या राइट टू डू सो, बिकॉज व्हेन दे पे यू देन दे वांट टू बी कन्विंस्ड कि ये आपका सही पैसा खर्च होगा और आप सही बातों पे चलेंगे, अदरवाइज तो वो उनका डिले करते रहते हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान पेड अ प्राइस ऑफ दिस प्रोसेस। ये जिस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की हम बात करें, विच इज़ अ फैक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे बेटर हुए हैं, बट जिस तरह टैक्सेस लगे हैं, जहाँ जहाँ टैक्सेस लगे हैं, जहाँ लगने चाहिए अभी तक वहाँ उस तरह नहीं लगे हैं, लेकिन सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन रहा है या टैक्सेस का बर्डन रहा है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। अब ये जो प्रोसेस है, इसको स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। इस प्रोसेस के अंदर आम बंदे पे जो बर्डन पड़ना था वो पड़ गया, लेकिन अब मजीद वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये बर्डन। तो इसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल हमें ये बता रहा है कि फ़िलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं। देखिए, एक तो ग्लोबल सिचुएशन है, एक वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन इकानमी की है। देखिए, नंबर 2 ये यूक्रेन की वार का इम्पैक्ट है, फिर पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ और ये टेंशन है उसकी वजह से है, प्लस एक ट्रेड वार तो अभी ज़्यादा एक्सपीडाइट होगी, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अल्लाह का ये करम है कि डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप यू आर क्लोज टू बी डिक्लेयर्ड एज डिफ़ॉल्टर्स, आप उसके ऊपर करने वाले थे, आपने सिचुएशन को तिनके चुन के आशियाना बनाने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि बहुत से और वीक एरियाज़ भी होंगे गवर्नमेंट के जहाँ उन्होंने काम करना है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है तो इससे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है, आपकी इन्फ्लेशन आपकी किधर 32 से 38 पे थी और किधर 5-6 के ऊपर है, बट कुव्वत खरीद नहीं है ना, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों। देखिए, 4-5 सालों में 80 बिलियन टैक्स जहाँ पर इम्पोज किया जाता था या लगाया जाता था, वहाँ पर अब 300-400 बिलियन का टैक्स जो है वो लगा दिया और गया। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये सारे टैक्सेस सिर्फ सैलरीड लोगों पे नहीं लगे। अभी देखें ना, ये इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं
कि जो लोग बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और वेल टू डू लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो नहीं टैक्स अदा करते, उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जब तक कि आप उसमें अपने हम टैक्स नेट उस तरह बढ़ा नहीं सके ना जिस तरह हमें 3-4 सालों में ही चलें। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, 3 साल तो अब पीडीएम को भी हो गए, इन 3 सालों के अंदर टैक्स नेट उस तरह बढ़ना चाहिए था, वो उस तरह हमें बढ़ता दिखाई नहीं देता। इसी वजह से बर्डन उन्हीं पे आता है जो टैक्स पेयर है ऑलरेडी पाकिस्तान में। अभी कुछ तो जो फिगर्स गवर्नमेंट दे रही है ना कि हमने इतनी लोगों का वो मिलियंस में है कि वो ऐड हुआ, लेकिन उस तरह ऑब्वियसली नहीं जिस तरह के होना चाहिए। व्हाट अबाउट यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन? उन्होंने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, फेयर ट्रायल पे जोर दिया है। इसको अगर आप कंबाइन करके देखें तो क्या ये मामला, चलें आप आईएमएफ को तो कह सकते हैं कि वहाँ से आप पैसे लेते हैं, बट यूरोपीय यूनियन का भी फेयर ट्रायल पर इंसिस्ट करना, इज इट एन इंडिकेशन दे आर इंटरवीनिंग इन आवर इंटरनल मैटर्स? देखिए, जब ये डेलीगेशन आते हैं तो ये मिलते रहते हैं। हमने यूरोपियन यूनियन से जीएसपी, ये जो आपका जीएसपी प्लस का जो एक उनकी एक रिकमेंडेशन थी जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स जाती रही यूरोप को और उसका बड़ा एक इम्पेक्ट था, तो मेरे ख्याल में अगर यूरोपियन यूनियन का कोई डेलीगेशन आता है तो वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के साथ इंटरेक्ट करता है विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें हर्ज नहीं है। यस, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए और किसी लिहाज से भी वो अपने तौर के ऊपर हमें ये नहीं कह सकते कि हमें क्या करना है। जो हमारे मुल्क के मफाद में है वो हम श्योरली करेंगे। आई थिंक दिस विल रिमूव मैनी डाउट्स। लेकिन अभी देखना होगा ना कि उसका इम्पैक्ट आगे होता क्या है, क्योंकि अभी तो सारे मुलाकातों का इम्पैक्ट आगे क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़े अरसे के बाद जो है वो आपने ज्वाइन किया है, तो ये जो दूरी है इसकी वजह भी ज़रा बता दें मुझे। दूसरी मेरे सामने जो इस वक्त चैलेंज है समझने का सारी सूरत हाल का, आपके ज्वाइन करने से पहले अभी हम यही बात कर रहे थे, ये जो मुलाकात हो रही है आईएमएफ के वफ्द की चीफ जस्टिस के साथ, यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन की चीफ जस्टिस के साथ, कहीं फेयर ट्रायल की बात हो रही है, कहीं 5-6 जगह चेकलिस्ट दिए गए हैं आईएमएफ की तरफ से कि इन जगहों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं गवर्नेंस के से रिलेटेड। इज इट यूजुअल और अनयूजुअल है आपके ख्याल में, ये क्या है? पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जरा इस्लामाबाद में कम होता हूँ, इसलिए शायद तो मेरी कोताही होगी, इसलिए आपके प्रोग्राम में कम आ सका, तो उसके लिए माजरत। तो बस अभी आप हुकूमत से हटके भी इस्लामाबाद का चक्कर लगाया करें ना, सिर्फ हुकूमत के दिनों में क्यों आप इस्लामाबाद में? मैं आता रहता हूँ लेकिन कम आता हूँ। अच्छा, जब आपकी जिम्मेदारी सरकारी तौर पे नहीं होती तो फिर आप जरा आजाद होते हैं, फिर और दीगर कामों में आपको वजह देना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल आपके प्रोग्राम में मैं भी सुन रहा था, जनरल साहब को भी, आपका सवाल भी मैंने सुना। अदल देखिए, बड़ा सिंपल इशू है। हम दुनिया के मोहताज हैं, इस वक्त इन इदारों के मोहताज हैं, और ये हमें, बेशक हम कहते रहते हैं, मेरी हुकूमत थी, हम भी कहते थे हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, ये हुकूमत भी कहेगी, खान साहब भी कहते थे, लेकिन हम एक तरह की डिक्टेशन लेते भी हैं, उनको कायल करते हैं। बहुत हद तक कायल करने के बाद अगर हम उनकी उस वक्त डिक्टेशन मान लेते हैं तो कई दफा हम बाद में अपने अहदाफ को आगे पीछे करने की कोशिश करते रहे, जिससे मिसट्रस्ट हुआ है और उन्होंने और ज्यादा हम पे शराइत कड़ी इम्पोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमने माजी में वादे किए, पूरे नहीं किए, जो काम शुरू किए अधूरे छोड़ दिए। उसके नतीजे में जो हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी उनके ख्याल में आनी चाहिए वो नहीं है। लिहाजा जो आपको कर्ज देने वाले इदारे होते हैं, और कर्ज भी आपका ये नहीं है कि आपने अपने लेयर पे लेना है, आपने कंपल्शन के तहत लेना है, इसलिए कि आपका बजट नहीं चल रहा, आपको जारी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे और आपको कर्ज लेना जरूरी है। और एक इदारे से नहीं लेंगे तो आपको और बहुत सारी लैंडिंग एजेंसीज हैं जो कर्ज नहीं देंगी। सो बिल्कुल ये बात वाजे रखिए कि उनकी शराइत मानी जाती हैं, इसको डिक्टेशन कहिए, उसको कोई भी कहिए, हम सियासी तौर पे ये मानने से इनकारी होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उनके साथ बड़ा मुकालमा रहता है, और मुकालमे में हम बहुत सारी चीजें अपनी उनको बताते भी हैं कि जो हमें आप बता रहे हैं उसके हमारी कोई कास्ट है, फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते, ग्रेजुअली करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीजों पे एडजस्टमेंट होती है। लेकिन आखिर में यही कहूंगा कि जो हम माजी में करते आए, मिसट्रस्ट बड़ा है, अब उन्होंने शराइत जरा कड़ी कर दी है। ये मॉडर्न वर्ल्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है क्या आईएमएफ? अगर ये ईस्ट इंडिया नहीं है, नहीं, ये नहीं है, ये हमसे कोई
हम पे ताकत के जोर पे नहीं आके बैठ गए। हम इनके पास जाते हैं, ये हमारे पास नहीं आते। हमें इनकी जरूरत है, इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। और IMF, मेरी इत्तला के मुताबिक IMF जो है ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इदारा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अंदर तरक्की पजीद ममालिक को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने का एक फोरम खड़ा किया गया है, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के शेयर्स हैं, हिस्सा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की मिसाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये हमसे मुनाफा बहुत आसान शराइत पे ये कर्जे देते हैं। कायरा साहब, हमने देखा माजी में जब PTI की गवर्नमेंट थी, तो जब IMF का थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था तो अर्जेंसी में उन्हें भी फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी थी, लेजिस्लेचर पे स्टेट बैंक का कंट्रोल और ये तमाम मामला। तो क्या इस दफ़ा फेयर ट्रायल की बातें, या फिर जो आप कह रहे हैं, हुकूमत तो कहती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे अच्छे हैं, हमने इकोनॉमी को संभाल लिया है, डिफॉल्ट से बचा लिया है, आप कह रहे हैं कि ये इदारे उस तरह शायद मुतमईन नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, तो क्या जिस बदले की आप बात करें, ज़ाहिर बदले में भी ये लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, तो क्या फिर इस तरफ बात जाएगी? क्योंकि वो तो जुडिशल सिस्टम पे भी बात कर रहे हैं, आपके इंटरनल गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के ऊपर भी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स को हम देखेंगे, तो हमें तो फिर और बर्डन आने वाला है इसका मतलब आगे जाके। पहली बात तो ये है कि अगर आप वाकई सॉवरेनिटी एंजॉय करना चाहते हैं तो इकोनॉमिकली आपको मजबूत होना होगा। अगर आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं है तो दीगर सॉवरेनिटीज बिल्कुल ही मिला कर दी, फिर आप मोहताज होते हैं। और मोहताजों की सॉवरेनिटी दीगर लोगों के या दीगर कौमों के ऊपर मुनहसर होती है। इस तरह ओवरऑल अगर हम मुसलमानों को देखें तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे हैं, और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तानी सोसाइटी भी ऐसे ही है। और इसकी वजूहात बहुत लंबी है, आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा। लेकिन ये बात कि वो हमारे अदालती निज़ाम को भी चेक कर रहे हैं, वो हमारे जो जस्टिस सिस्टम के अलावा दीगर हमारे इदारे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसके सेक्टर्स, तो ये कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी वो जो मुख्तलिफ तरह की स्टडीज करते हैं या आपको राय देते हैं, आपको जो चीजें वो कहते हैं कि ये कर लेने से आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी लिंक्ड है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दीगर जो काम है ये उनके फोकस पे नहीं है, ये उनके अहदाफ नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, और वो आपको ह्यूमन राइट्स और इस तरह की चीजों के ऊपर भी गेज करते हैं और फिर आपको वो रिलीफ देते हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी एक सियासी जमात ने अपने सियासी अहदाफ के लिए, भले वो दुरुस्त थे या गलत थे, उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है या उनको किए की सजा मिल रही है, दोनों सूरतों ये हमारे साथ होता रहा, ये मुस्लिम लीग के साथ मादी में बहुत होता रहा, हमारे साथ तो खैर तारीख में बहुत हुआ, लेकिन हमने कभी भी अपनी रियासत के नुकसान की तरफ नहीं गए। हमने मुल्क के अंदर जमहूरी अमल की बहाली के लिए बहरहाल बाहर से कोशिश की, अब इदारों को थोड़ा बहुत पुश किया। लेकिन इस वक्त जो कुछ है, आप ये कह रहे हैं कि PTI ने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ये भी है, और IMF जो है उसका तो मेजर फोकस इकोनॉमी पे ही रहेगा, वो आपको इसके ऊपर राय दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन आपको कुछ सवाल कर सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी आपसे यूरोप वाले स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो भी जानते हैं कि हमारा समाज जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की हम बातें तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना यूरोपियन समाज है, ना हमारे रवैये वो हैं, ना हमारी अदालतें वो हैं, ना हमारा बाकी निज़ाम वो है, और ना हमारा मीडिया वो है। सो हमारा समाज एक और समाज है, इसमें हमने उस तरफ सफर शुरू किया हुआ है और वो हमें पुश करते रहते हैं। तो मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई बड़ा सीरियस हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है। और अगर ये भी आ जाए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि आपके जुडिशल सिस्टम को भी वो कह दे, हमारा जुडिशल सिस्टम को दुनिया में मिसाली नहीं है, हमें बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है हमारी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमें कहते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक बात पहुंच गई तो फिर काहे की आजादी, काहे की सॉवरेनिटी, काहे की खुददारी, तो कर्ज की मैं बंद करनी पड़ेगी फिर इसका मतलब। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हम दुआओं से और इस ख्वाबों के बल्कि शराबों के पीछे भाग के अपनी फाका मस्ती की दूरी की बात कर रहे हैं। ऐसा हमारी मस्ती तो रंग ला रही है, लेकिन यह है कि कर्ज की मैं बड़ी महंगी पड़ रही है। फाका मस्ती ला रही है फाका मस्ती, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारी फाका मस्ती तो रंग ला रही है, लेकिन कर्ज की मैं बड़ी महंगी पड़ रही है। मैं जान साहब मुझे ये बताइए कि जो खुतूत का सिलसिला, जी यू वांट टू ऐड अ पॉइंट? नहीं, मैंने यही कहा कि यकीनन ये होगा, और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी हुकूमत के पास जो मर्जी हो,
उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए कि पूरे आपने समाजी ढांचे को बदलना है। ये जो हमारा टैक्सेस का निजाम है ना, टैक्सेस का निजाम, टैक्स इंपोज किए बगैर आप एक्सपेंड करने जाते हैं। आदिल, आप तो अपने ट्रांसपोर्टर्स को जीटी रोड या मोटरवेज के ऊपर जो वेट है पर एक्सल, आप वो पूरा करने पे मजबूर नहीं कर सकते। उनको जुर्माने करते हैं, वो उसको रेट में डाल देते हैं, आपकी सड़कें रोज टूट जाती हैं इसलिए कि ट्रांसपोर्टर जो है वो ओवरवेट गाड़ियां लेके चल रहे हैं। वकला को आप नहीं कुछ कर सकते, आप इस मुल्क के उलमा को कुछ नहीं कह सकते। सही कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, मजबूर सी कमेंट पर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कायरा साहब। बल्कि आपके भी ज्वाइन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे, जहां साहब से भी ये डिस्कशन हुई। इस वक्त मसला तो ये भी है कायरा साहब कि दुनिया में इस वक्त जो डिस्कोर्स है, पाकिस्तान इससे इस वक्त बहुत दूर है। बीइंग मीडिया मैन, मैं भी एडमिट कर रहा हूं टीवी के ऊपर कि हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स है, जो डिबेट है, इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट, बिकॉज दुनिया में इस वक्त कुछ और डिस्कस हो रहा है, चैलेंजेस कुछ और चले गए हैं, बड़ी बड़ी मईशतों को इस वक्त चैलेंजेस खड़े हैं। अदल, हमारा तो मसला ये है ना कि दुनिया का जो आज है हमारा, वो मुस्तकबिल भी नजर नहीं आ रहा, और जो दुनिया का मुस्तकबिल है उससे तो हम हैं ही बहुत दूर। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। शायद इस पर भी आप पर हम पे क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि ये क्या बातें फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर आज भी कोई बैठ के कौम को ये ना समझाए कि हम इररेलेवेंट डिस्कशंस हो रही हैं, ना हमारे यहाँ पॉलिसीज डिस्कस होती, ना हमारे यहाँ रियल इश्यूज डिस्कस होते, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये होता है उसने इसको ये कहा, उसने उसको ये कहा, वो उसको वो कर देगा और वो उसको ऐसे कर देगा। सो दैट इज हाउ वी आर ऑपरेटिंग। इस वक्त अगर चाइना टैरिफ के घेरे में आ गया अमेरिका के, तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस या हमारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वन कैन इमेजिन। बट हम यही दुआ करते हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरह आ जाए, ताकि कंटिन्यूटी हो, क्योंकि इसी मुल्क पे तो किसी ने हुकूमत भी करनी है ना। मुल्क माशी तौर पे दबाव में होगा, हुकूमत किस मुल्क पे कोई जाके करेगा अगर ये सब सूरत हाल रहेगी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ से अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है चीज़ों का। तो हमें उसको बहुत इंटेलिजेंट मूव के साथ रिजॉल्व करना है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। जान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो खतूत का सिलसिला है चल पड़ा है हमारे यहाँ, पहले भी होते थे लेकिन एक आधा ख़त आता था। खान साहब ख़त लिख रहे हैं चीफ़ जस्टिस को, आर्मी चीफ़ को, वज़ीर आज़म ख़त लिख रहे हैं चीफ़ जस्टिस को, चीफ़ जस्टिस उसका भी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने वज़ीर आज़म वाले ख़त का जवाब नहीं देना, बाकी मैं ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, सहाफ़ियों से भी मिल रहे हैं। सारा इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हम तमाम लोग बशमूल इदारों के काम करने के बजाय सफाइयाँ देने में हमारा सबका पूरा दिन गुजरता है, तमहीद बांधनी पड़ती है। सो ये जो कल्चर है, आपके ख्याल में क्या ये जो खतूत चल रहे हैं इसके जवाबात आने चाहिए, चाहे वज़ीर आज़म लिखें, चाहे खान साहब लिखें, चाहे कोई लिखे, या फिर ये खतूत का कल्चर कुछ और तरफ हमें ले जा रहा है? क्योंकि इससे और आपका लाइक डाइवर्जन ही है ना इन अ वे कि आप रोज़ ख़त के ज़रिए एक दूसरे को वो करें, चाहे इदारे एक दूसरे के साथ या लोग अपना कम्युनिकेशन बेटर रखते थे। योर टेक ऑन। देखें अब्बास साहब, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं कुछ 60 ईयर्स से ये गवर्नमेंट के सिलसिले में, आई केम टू दी आर्मी अर्ली 66 में, और अभी तक आप देख लें इतना टाइम हुआ है। ऑनेस्टली मेरा जो निचोड़ है ज़िंदगी का वो ये है कि बड़ी रिजिलियंस है इस कौम में, और बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैंने आर्मी में भी देखे, मैंने सिविल के अंदर भी देखे, मैंने कमर्शियल साइड पे भी देखे, मैंने पार्लियामेंटेरियंस भी देखे, जो बड़ी फोर्सफुल है। हमें अभी जो दुख की बात है, जो अभी जो चैलेंजेस हमें काट रहे हैं ना, वो एक सबसे बड़ी यही नेशनल यूनिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हम रिकनसाइल नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं या मैं हूँ तो या फिर कुछ भी नहीं हो। सुनिए हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार। हाँ मिर्जा यार। फिर आप देखें, पहली बात ये, नंबर 2 है फ्रेजिलिटी ऑफ योर इकनॉमिक सिचुएशन। चूँकि जो डेट्स बिल्ड होते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो एक स्टेज पे आ गए कि वो कैमल की बैक पे तिनका एक जो है ना उससे उसके बैठने का और उसके गिरने का ख़तरा है। और तीसरा ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, टेररिज्म का मसला है, इसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये जो डेड बॉडीज़ और जो डेथ्स हो रही हैं, इतनी हमारी 48 से लेके 65 से लेके 71 कारगिल, इतनी जंगों में हमारी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जितनी इस टेररिज्म हो रही हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों को आपको हमें बैठ के देखना है। आपने बड़ा राइटली कहा कि दुनिया में भी, अभी आप तो अमेरिका से फिर के आए और अपने बड़े आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स वहाँ किए, उनके हर लेवल पे, और हमें आपने अप्राइज़ किया।
मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते अमेरिका में गुजारे और वहाँ मैं न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में भी गया, वहाँ कश्मीर की बात हुई, न्यूयॉर्क हमारे कौंसलेट के अंदर सेमिनार्स में भी लिया। फिर मैं तकरीबन 4-5 हफ्ते इंग्लैंड रहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी मैं जाके इंटरेक्शन किया, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन से भी इंटरेक्ट किया और मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को भी मिले। दुनिया चेंज हो रही है। देखिए ये जो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वर्ल्ड का, ये वेस्ट से ईस्ट को आ रहा है। अभी हम ट्रांजिट के अंदर हैं। अभी नाइदर इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड नॉर इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। थ्रेट्स हो रही हैं, ट्रेड वार का जिक्र हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। तो मेरे ख्याल में ये जो खतूत की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग देखें ना, मैं अभी इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है कि जी आप आर्मी को लेट से जो अखबार में आया कि आइन की हदूद में रह के काम करें, बड़ी अच्छी बात है, हदूद के अंदर रह के सारों को काम करना चाहिए। लेकिन दी पॉइंट इज़ कि आप जब ये कह रहे थे वो आ रहे हैं हमें उधर लेके आ जाएंगे, हम एक पेज पे हैं, फिर आपने बदनाम किया, मुझे तो वो काम ही नहीं करने दे रहे। तो खुदा की नहीं, वो रिकॉर्ड पे ये अभी बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ नहीं है, वो पता नहीं उनका राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। हमने तो कोशिश की कि तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू इक्वली इसके अंदर जाए, लेकिन वो पता नहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे। देखें ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा मैं अपना DGISI इस्तेमाल करता था पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कराने के लिए। तो आप ये देखें, तो अब अभी आप लेटर लिख रहे हैं तो उसकी क्या वक़्त हो। हम बखुदा मैं ये कहता हूँ, कायरा साहब भी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तौबा टाइप करें उसके बाद लेटर लिखें? जी नहीं, मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लेटर्स की कोई अहमियत नहीं जिनका बिल्कुल माजी करीब के अंदर आपने उन्हीं चीज़ों पे वायलेशन की हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप अपने पैराए में अपनी हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बनाए कि आगे क्या करना है। जो हुकूमत में है वो बताएं कि उनका प्लान क्या है, जो आना चाहते हैं वो बताएं उनका विजन क्या है, माजी में उन्होंने क्या किया था, आइंदा क्या ख़तरात क्या हैं, चैलेंजेस को मिलने के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, किस तरह की आप टीम बनाएंगे और कैसे करेंगे। देखिए बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जैसे आपने कहा ये ट्रेड वार ये ले डूबेगी बहुत सी कंट्रीज़ को। हम तो अभी खुशफहमी में शायद हमारे ऊपर ये ट्रेड चाइना के ऊपर अगर ये लगेंगी तो पाकिस्तान पे लगेंगे। अगर आपको पता है इंटरेस्टिंगली जब ये टैरिफ लगा इम्पोज हो रहा है तो इस पर आप ये अंदाजा लगाएं कि अमेरिका में भी महंगाई आएगी, क्योंकि अमेरिका वो उस कॉस्ट में प्रोडक्शन नहीं कर सकता जिस कॉस्ट में चाइना चीज प्रोवाइड करता है। लेकिन अपनी नेशनल यूनिटी के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक स्लोगन उन्होंने लगा दिया है, हालांकि अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट इन अ वे कि अमेरिका में किस चीज की कमी है कि उनको ट्रम्प उठा के किसी और जगह ले जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं ना जी। तो अब वो उसका इंपैक्ट अमेरिका भी भुगतेगा, महंगाई होगी, लेकिन लोग अब अपने बॉर्डर्स बना रहे हैं, अपने फोर्ट्स बना रहे हैं, अपने फोर्ट्स के अंदर कंट्रीज जा रही हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ट्रंप जैसे लीडर बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलस जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आके तो वो जो मर्जी है कह रहे हैं कि हम अभी देखिए इंटरनेशनल लॉ है। आप ये कह रहे हैं पनामा को कंट्रोल कर लूंगा, मैक्सिको को मैं ये करूंगा, कनाडा मेरी रियासत बन जाएगी, मैं ये कर दूंगा वो, ये यू कांट डू दिस। गाजा के ऊपर ही वो आएगा, इनको निकाल दो। देख कल तक इंडिया कहेगा मैं मालदीव को मेरे अंदर हो जाए, चाइना कहेगा ताइवान को मेरे कंट्रोल में कर दो। मतलब है कि मुल्क दुनिया के अंदर कोई नहीं। तो इसलिए ये जो पॉपुलस है, ये जो लीडर्स पॉपुलैरिटी के ऊपर डिक्टेटोरियल टोन पे आ जाते हैं, वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक सेटअप को और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। साहब आप इस खत वाले मामले को किस तरह देख रहे हैं, या वाकई चीफ जस्टिस अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बुलाते हैं, बिठाते हैं, कोई डायलॉग या जिस हवाले से भी बिठाते हैं, बात करते हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ ऑप्टिक्स है या वाकई इसका कोई फायदा भी हो सकता है? अगर मैं ना आपके सवाल की तरफ आने से पहले जो आर्गुमेंट हम कर रहे हैं उसके ऊपर अल्लामा इकबाल का एक शेर है वो पढ़ना चाहता हूं, और वो ये है कि वजीफा जानकर पढ़ते हैं तायर बोस्तानों में, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों। अब सवाल ये है, बस ये हमारे हालात के ऊपर है और इस तरह हम इतने बेखबर होकर बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि दुनिया तब्दील हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दुनिया में ईस्टर्न वर्ल्ड जो है अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे एक अब एक इसमें लाल नजर आ रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा सुस्ती नजर आ रही है, और दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है यहाँ पे हमें ग्रोथ नजर आ रही है, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, और हम समझ रहे हैं कि बैलेंस इधर शिफ्ट हो रहा है।
लेकिन बैलेंस शिफ्ट होगा भी तो उन कौमों का जो इल्म पे, फजल पे, साइंस पे, ग्रोथ पे, उन चीजों पे तवज्जो रखती है, जहां पे अच्छी गवर्नेंस है, वो मैटर करेंगी। हम न कल मैटर कर रहे थे, न कल आने वाले कल को मैटर करेंगे, न आज हमारी कोई तैयारी है। कल भी हम मोहताज थे, यहाँ अगर ईस्ट में कोई बेहतरी आएगी तो फिर भी हम इसी पे बैठे होंगे ना कि हमें कहीं से कुछ कतरे मिल जाएंगे शायद। अगर चाइना को, अगर इंडिया को, अगर इस रीजन के अंदर ईस्ट में कोई बेहतरी आती है तो हम भी कुछ बेनिफिट, हम उसमें खुद हिस्सेदार नहीं होंगे। इसलिए कि जो बेसिक काम करने वाला है, एक बात तो यह ना कि ये होना चाहिए, ये मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सारी जमातों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, क़यादत को दुरुस्त करना चाहिए, आइन के ऊपर अमल करना चाहिए, अदालतों को इंसाफ करना तो चाहिए। ये बात तो इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। ये कैसे होगा? क्या वॉलंटरीली हो जाएगा? क्या सियासी जमातें, क्या इदारे, क्या अदालतें, क्या एस्टेब्लिशमेंट, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या मीडिया, ये खुद हमारे कहने से या हालात के दबाव में खुद ही ठीक हो जाएंगे, या इसको अवाम को खड़े होना पड़ेगा? इस वक्त सियासी तहरीकों के साथ समाजी तहरीकों की जरूरत है, और अगर हम इसके लिए खड़े होकर नहीं बोलेंगे, ये समाज नहीं बोलेगा, तो फिर दुनिया में बर्बादी की दास्तानें और क्या होती हैं। आप जो इनकलाब की बातें करते हैं कि तब्दीली वक्त के साथ आ जाती है, इवॉल्व हो जाती है, एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन वहां होगा जहां किसी कोशिश के साथ प्रोसेस तो शुरू हो, प्रोसेस तो। और जो आपकी असल कमी है ना, जो हमारे यहाँ, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मेरे ख्याल में पहले हमें इल्म आए, जहालत हमारी दूर हो। हम इस वक्त जिन वाहमों का शिकार है, हम एक वाहमा यह है कि हम बड़ी जहीन और फतीन कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ा दुनिया की, कौन सा हमारे पास बड़ा इल्म हमने पैदा कर लिया, कोई साइंस पैदा कर ली है। हम दीगर कौमों के किए हुए रिसर्च पे, उनके इल्म पे, उनकी साइंस पे तुरम खानी कर रहे हैं। हम बड़े बहादुर हैं। कौन सी बहादुरी हम तारीख में दिखा बैठे हैं? हम बन सकते हैं, मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा। हमें वो बनने के लिए बहादुर कौमों, ज़हीन कौमों ने जो रास्ते इख्तियार किए हैं, वो इल्म के रास्ते हैं, वो असूल परस्ती के रास्ते हैं। और डेमोक्रेसी में ये विलफुली नहीं आती, ये वॉलंटरीली नहीं आती। ये नहीं होता कि इंसान सारे खुद बड़े किरदार के हामिल हो जाते हैं, बल्कि समाज खुद, समाज के अंदर से ये तहरीकें चलती हैं, और वो हुक्मरानों पे, ताकतवरों पे, मीडिया पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, सब पे एक दबाव खड़ा करता है। पब्लिक प्रेशर होता है जो चीजों को बांध के रखता है। हमारे यहाँ ना हमारा उस्ताद पढ़ा रहा है, ना हमारा आलम दीन इस बात इस तरफ लेके जा रहा है, ना सियासतदान तहरीके इंसाफ कह रही है ना कि हम प्रेशर ला रहे हैं सब पे, पार्लियामान हो, जुडिशरी हो, तहरीके इंसाफ किस बात का प्रेशर ला रही है? तहरीके इंसाफ प्रेशर ला रही है कि हमें रिलीफ दो, वो प्रेशर ला रही है कि इनको निकालो, हमें लेके आओ, जो खुल के कहते हैं। वो प्रेशर ला रही है कि कल हम आएंगे तो हम एक और महमूद खान और एक और बुजदार आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। क्या लाएंगे? सो सवाल यह है कि लोग जब हर सियासतदान को उसको वैल्यूएशन देंगे पूरी, कि भाई तुम्हारा चार्जशीट है तुम्हारे खिलाफ, ये अगर तुम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते हो तो हम तुम्हें वोट नहीं देते। इसी तरह बाकी इदारों के ऊपर जो ये डेमोक्रेटिक मॉडल है, अगर ये चलाना है, ये चलना, यही चलेगा। लेकिन इसको चलाने के लिए, कामयाबी के लिए, ये दुआओं से और सरमन से नहीं चलना, बल्कि लोगों को अपनी राय के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ज़ाहिर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने बहुत सारे हवाले दे के बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये भी कहता हूँ कि निज़ाम को चलने दें। अपने जो साथी जजेज़ हैं उनके बारे में भी कहा है कि मैं यही कहता हूँ कि निज़ाम को चलने दें। क्या अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, तो क्या इस जानिब इशारा है कि जो कुछ ये हो रहा है इस निज़ाम के लिए ख़तरात भी हैं? जिस तरह हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ये लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफात, पोलराइजेशन हर हमारी सोसाइटी के लेवल पे नजर आ रही। अदल और क्या है, बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस बड़े कम बोलते हैं। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब के पहले और उसके बाद एक आध बंदे ही ऐसा आए हैं जो ज्यादा बोलते थे, और आज ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की है तो वो बात अपनी जगह बहुत वजन रखती है। हमारे हर तरफ, हर इदारे के अंदर हमें तसादम नजर आता है, तसादम की खबरें नजर आती हैं, और चीजें तनज़ुली की तरफ बढ़ती नजर आती है। बेहतरी तो तब आएगी जब यूनिटी आएगी। और ये जो हमारे यहाँ आ गया है ना कि कुछ लोगों को ये गुमान हो गया है
कि मैं दूसरों को पिछाड़ के और उनको बिल्कुल मैदान से बाहर फेंक दूंगा और मैदान में अकेला सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये जमहूरी अमल में नहीं होता, ये एवोल्यूशन में नहीं होता। बल्कि दुनिया का तरीका असलूब यही है, जब सियासी जमातें आगे बढ़ के इकट्ठी बैठेंगी, पहला काम यह है कि वो इकट्ठी बैठेंगी, वो वे फॉरवर्ड डिजाइन करेंगी, मौजूदा चैलेंजेस के सामने खड़ी होंगी, लोग उनके ऊपर पूरे वॉचडॉग बन के बैठेंगे, तब जाके ये होगा। जिस तरह हमारे साथ हुआ माजी में, हमारा बड़ा मुख्तलिफ तारीख है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी लड़ के हम क्या करते रहे, और उसके बाद जब हम इकट्ठे बैठने पे मजबूर हो गए हालात के तहत, तो बीबी गई मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो बीबी शहीद की उस आवाज पे मियां नवाज शरीफ ने भी लब्बैक कहा, और एक सीओडी हुआ जिसके नतीजे में कुछ फंडामेंटल्स तय हुए, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई। राइट। फिर 2018 के तो आप कह रहे हैं कि ये लेसन हर पाकिस्तान की पार्टी को लेना पड़ेगा कि अगर मुल्क को आगे चलाना है तो समहाउ एक दूसरे को हर इदारे को लेना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी। रेवोल्यूशन रास्ता है, रेवोल्यूशन कोई रास्ता नहीं। जी जनरल साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भी उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ के पावर में आए, तो पीटीआई हो सकता है वहां से पावर ड्राइव कर रही हो कि वो भी जो है वो सारी मुखालफत करके पावर में आ जाएंगे, तो उनका तो कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा। जो कायरा साहब कह रहे हैं कि उन्हें समझना चाहिए, वो क्यों समझेंगे, वो कहेंगे हम तो हमारी पॉपुलैरिटी और ऊपर जा रही है फाइट करके, हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज नहीं। आदम, मैं तो समझता हूँ कि लोग समझा नहीं करते, लोगों को समझाया जाता है। जी जी, जो ताकत होता है ना, पॉपुलैरिटी हो, दौलत हो, शोहरत हो, वो इसको समझाना पड़ता है, ये खुद नहीं ठीक होते ये जो गुमान होते हैं। जी या देखिए, तहरीक इंसाफ को, ये अभी उनका नुमाइंदा इधर नहीं है, और अली जफर हमारे बड़े दोस्त, उन्होंने कमिटमेंट की थी, आई डोंट नो, बड़े मेहरबान दोस्त हैं, कोई मजबूरी हो गई। मैं ये कहता हूँ कि बखुदा जब वो एक दफ़ा पावर में आ गए तहरीक इंसाफ थ्रू होकर को, बिकॉज दैट इज़ अगेन वो आरटीएस का आपको सिस्टम का पता है, उसके बाद उनको ये अवेल करनी चाहिए थी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ब्लंडर्स किए, असम्बलियाँ तोड़ी, आगे पीछे आपने देखा कि कुछ भी नहीं, और फिर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसको भी मानने से वो इनकारी थे, तो सिचुएशन को गड़बड़ किया। अब उनको रिकंसाइल करना चाहिए। देखिए, कंपेयर इट विद मियां नवाज शरीफ, वो खत लिख रहे हैं, उनके जवाब ही नहीं आ रहे, वो कैसे रिकंसाइल करें। नवाज शरीफ साहब को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक कोर्ट के अंदर JIT बनाओ, एक करो कर आके बताया गया यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर, तो ही जस्ट स्टेप डाउन। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब जला देंगे या गिरा देंगे या कफन बांध के आएंगे। मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है कि सिस्टम को ग्रेजुअली इसको आगे चलने दिया जाए, इसको ना लपेटा जाए, और इसके अंदर बेहतरी आने की उम्मीदें इंशाल्लाह हैं। अगर रुकावटें आई तो सिस्टम लिपट भी सकता है। जी हाँ, देखिए, रुकावटें आप जब एक ऐसे डेड एंड के ऊपर लेके चले जाएं तो वो बड़ी बदनसीबी होगी कि आपका ये जो आइन है, कानून है, जिसके मुताबिक आप चल रहे हैं, वो करे, अल्लाह ताला करे वो दिन ना आए। बट द पॉइंट इज कि हमें ये तो देखना है ना कि देखिए जो खतरा चीफ जस्टिस फील कर रहे हैं वो पार्लियामान भी फील कर रही है। चीफ जस्टिस यही कह रहे हैं कि आप अपने तौर के ऊपर इस सिस्टम को चलते रहें, उसको बेहतर हम कर सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ ना को, मैंने जो बात की थी ना कि अल्लाह के करम से ये कौम बड़ी रिजिलियंट है, कुछ आगे करेंगे। वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़त, और वो नम इज इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप, वरना लास्ट में। सर, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा, मस्ट से दैट, ये आप बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी रिजिलियंट कौम है, बट कायरा साहब की इस बात में बहुत वजन है, और मेरी अपनी भी यही ज़ाती राय है कि वी नीड टू टेल आवर पीपल के रेजिलिएंट होना और बात है, और मॉडर्न वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं, तकाज़े हैं, उनको समझना और बात है। उसकी वजह यह है कि हमने भी अपनी कौम को अक्सर ये बता रखा है कि तुम एक अजीम कौम हो, और वो अजीम बनकर बैठ भी गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनको भी समझाना पड़ेगा कि हर लेयर के ऊपर मतलब एक शहरी जो होता है अपनी रियासत में अपना रोल प्ले करता है, और ये रोल सब ने प्ले करना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक मसाया आएगा, एक मसीहा आके हमारे सारे मसाइल हल कर देगा, क्योंकि हम तो अजीम हैं, हमें लीडर अजीम नहीं मिल रहा। देखें, सच्ची बात तो ये है कि कौमें तरक्की करती हैं लीडरशिप के ऊपर ही। आप ये देखिए ना, एक ऊपर बंदा आता है जो उनको रैली करता है, लेकिन वो डॉट ऑनेस्ट बंदा होता है, पर्पस ओरिएंटेड, मिशन ओरिएंटेड उसकी होती है। हमारे यहाँ तो वो अल्लामा इकबाल के शेर है ना कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। पब्लिक को मोटिवेट भी लीडरशिप ने करना है,
एट एवरी टीयर। लेकिन सर हमें कौम को ये भी बताने की जरूरत है कि चैलेंजेस जो हैं वो कौमें निमटती ये तो बड़ी जरूरी ये है। ना एक इंस्टीट्यूशन निमट सकती है, ना एक इंडिविजुअल निमट सकता है, ना कोई एक लीडर निमट सकता है, कौमों को निमटना होता है। आप लोगों का मीडिया के जो प्रोग्राम्स हैं जी जी, उनके अंदर भी बजाय इसके कि पॉलिटिकल या नोक झोंक में अपनी ताकत को जाया करें, इसी तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि हमारे चैलेंजेस बैनुल अक़वामी सतह पे क्या है, रीजनल क्या है, डोमेस्टिक क्या है और उनको हल कैसे करें। कायरा साहब वन लाइनर, 30 सेकंड, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, वन लाइनर अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क दें। देखिए आदिल, बड़ी सिंपल गुजारिश ये है, मैं फिर ये कहूंगा कि क़यादतों को अपने आप को खुद दुरुस्त कोई नहीं करना किसी ने। जो मेरा इल्म है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, हमें साइडों से इसके ऊपर अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा। लोग खड़े होंगे इस कौम को ख्वाब से जगाने के लिए, मीडिया या कोई सिविल सोसाइटी के लोगों को रोल अपना अदा करना होगा, समाजी तहरीक चला के। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। और जो ये ख्याल है ना कि लीडर आगे कौमों, मसीहा आगे कौमों को ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर जो रेनेसां हुई उस वक्त टोटल जबर का निजाम था, वहां बादशाहतें थी, कौम से ही लीडर दबा देते ने निकलना है पहले कौम। जी जी, थैंक यू सो मच कायरा साहब, वक्त खत्म हो गया है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन, अगर होते तो यकीनन डिबेट और बेहतर होती, और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू PTI का भी उसमें शामिल होता। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।